हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर द थ्री ऑर्डर के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से शहरों में तीन ऑर्डर थे पहले, मतलब यूरोपियन सोसाइटी में तीन ऑर्डर थे, नोबैलिटी, क्लर्जी एंड कॉमन मैन, और एक चौथा ऑर्डर यानी कि जो मिडिल क्लास है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, उस दौर में शहर कैसे डेवलप हुए, तो इस पर भी काफ़ी बातें हुई थी। इन्हीं शहरों में कुछ अलग तरह के शहर थे विच वॉज कॉल्ड कैथेड्रल टाउन। अब ये कैथेड्रल क्या है, तो यूरोप में चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने ग्रैंड चर्चेज बनाए। ठीक है, बहुत शानदार शानदार जो बड़े बड़े चर्चेज बनाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि जो बिशप्स थे उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, जो काफ़ी सारी लैंड होल्डिंग्स ऐसे ही होती थी। दूसरा क्या, डोनेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उन्होंने कई शानदार शानदार चर्चेज बनाए। ठीक है, तो ये जो बड़े चर्चेस थे इन्हीं को कैथेड्रल कहा जाता है, और स्पेशली स्टार्टिंग फ्रांस से होती है और इसके बाद जो है पूरे यूरोप भर में, इवन कि आज के दौर में दुनिया भर में शानदार कैथेड्रल्स जो है बनने शुरू होते हैं। बेसिकली ये मोनेस्ट्रीज़ के साथ जुड़े होते थे, लेकिन ये बहुत सारा काम करते थे और चूँकि इनको फ्री का ऑफ कॉस्ट लेबर मिलता था। लोग जो है सोचते थे कि साहब भगवान का काम कर रहे हैं, तो इस कारण फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोग लेबर करने को तैयार होते थे। बिजनेसमैन इनको सामान दे देते थे, जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो दुनिया भर से जो है यूनिक चीज़ें दे देते थे, खुद राजा भी सपोर्ट करता था। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है जो प्रोडक्शन होते, जो कैथेड्रल्स बने वो बहुत शानदार बने। ठीक है, बेसिकली स्टोन्स और जो है बहुत स्टोन, ग्लास और बड़ी बड़ी चीज़ों मिला करके जो है ऐसे जो बिल्डिंग्स बनी। तो अब जहाँ कहीं भी कैथेड्रल बने, चूँकि ये बहुत भव्य थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रहा है इन कैथेड्रल्स का, आप देख सकते हो कितना विशाल है। अंदर जो मल्टीपल स्टोरी जो मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी और एक साथ हज़ारों की संख्या में लोग जो है इनमें प्रे कर सकते थे। ठीक है, अब जब बड़े भव्य जो है इमारतें बन रही हैं तो सीधी सी बात है, जब इमारतें बनेगी तो लोग जो है प्रोग्राम ये इनको देखने भी आएंगे। यहाँ पर कुछ और जो है कैथेड्रल्स की पिक्चर्स हैं। ठीक है, लोग जो है इन इमारतों को देखने आएंगे। जब देखने आएंगे तो इस कारण ये शहर ग्रो होने शुरू हुए, और इस तरह से ये जो नए शहर जो हैं ये शहर कहलाए कैथेड्रल टाउन। क्यों? क्योंकि ये जो शहर डेवलप हुए वो स्पेशली इन कैथेड्रल्स के कारण डेवलप हुए। ठीक है, कैथेड्रल्स जो है इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि जो पृष्ठ की आवाज़ है, ठीक है, वो काफ़ी बड़े बड़े हॉल होते थे, तो उसकी आवाज़ जो क्लियरली हर किसी को सुना जाए। ठीक है, हर कोई जो है सुन सके। उसकी बेल जो है हमेशा टॉप पे लगाई जाती थी ताकि पूरे शहर तक जो है उनकी आवाज़ पहुँचे। शानदार जो वहाँ पे मॉन्क्स गीत गाते थे ये सब तक जो है पहुँचने चाहिए थे। ठीक है, तो और जो है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते थे ताकि जो है दूर के इलाकों से भी जो है आसानी से चर्च की जो छत को देखी जा सके। जानबूझ करके उन्होंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत ग्लास पेंटिंग यूज़ की। जो भी चर्च होता है, आप कभी मौका मिले जाइएगा, उसकी जो दीवारों पर या फिर जो है खिड़कियों पर बड़े शानदार जो है ग्लास पेंटिंग यूज़ होती है। ठीक है, शीशे लगाते हैं विंडोज़ पर और उस पर जो है पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग किस बात की? तो बेसिकली जीसस की लाइफ हिस्ट्री या जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वो पेंटिंग बनाते हैं। क्यों बनाते थे? एक तो देखने में खूबसूरत लगता था, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग क्या था कि जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो ऐसे केस में वो लोग इन पिक्चर को देख करके इसका मोटिव समझ सकते थे कि जो है क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या थी कि इस बहाने, चूँकि उस दौर में जो है लाइट तो थी नहीं, बिजली तो थी नहीं, तो ऐसे केस में बाहर से जब बड़े बड़े जो है ग्लास विंडो लगे रहेंगे तो बाहर से लाइट बहुत अच्छे से आएगी। तो ये सारा तरीका जो है उन्होंने अपनाया था। एक और चीज़ थी, क्योंकि ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, उसके पीछे एक और वजह थी, क्योंकि इन ग्लास के कारण जो कैथेड्रल में बाहर से जो सनलाइट अंदर आती थी तो ऐसा लगता था कि एक डिवाइन जो है लाइट जो है हमारे अंदर जो है एंटर कर रही है। ठीक है, अंदर जो लोग प्रे करते थे तो बाहर से जो धूप आती थी, जब ग्लास में से छन करके आती थी, तो जो लाइट की रेज बनती थी तो एक डिवाइन सी फीलिंग देती थी। एट द सेम टाइम रात को जब कैथेड्रल में खूब सारी जो कैंडल्स जला दी कैंडल्स हो गई, मशाले जला दी जाती थी, तो बाहर तो घना अंधेरा है और कैथेड्रल में ज़बरदस्त लाइट जल रही है, तो बाहर जो है ऐसा लगता था कि चर्च के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है जो कि लोगों को सारी दुनिया के अंधकार मिटा रहा है। तो इस तरह की जो है माइंडसेट के साथ जो है उन्होंने काम करना शुरू किया और शानदार कैथेड्रल्स बनाए। आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी बड़ा है। यहाँ पर अगर आप इसके एंट्रेंस को देखोगे तो एक इंसान की हाइट भी इतनी ही होगी, और उस रेशियो में आप जब देखने की कोशिश करो ये कितना बड़ा है।
और ख़ासकर जो इसका मेन टावर जो इन्होंने बनाया वो कितना ऊंचा कर दिया ताकि बहुत दूर दराज के इलाके से भी जो है इसको देखा जा सके। तो इस तरह से भव्य जो है कैथेड्रल्स बनाए जिस पर ग्लास पेंटिंग वो खूब जो है उन्होंने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी जो है वही सारी बातें हैं कि जो है पेंटिंग्स क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, और उसमें जो बताया जा रहा है कि साहब जो ग्लासेज हैं उसको अच्छे से पेंट कीजिए। हमने जो है क्राफ्ट वर्कर्स को बुलाया और जो है गोल्ड स्मिथ को बुलाया और ये कि उनको काफ़ी सारे अलाउंसेस दिए, खाने पीने की चीज़ें दी, और आप जो है ताकि वो अच्छे से पेंट कर पाएँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बाइबल का एक सीन है, उसी के एक विंडो की पेंटिंग है जो बनाई गई है, ग्लास पेंटिंग है जो कि यह चार्टिस कैथेड्रल की है जो कि फ्रांस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी से आते आते यूरोप में कुछ और नए चेंजेज आने लगे। एक चेंज 11th सेंचुरी के आसपास आया था। 14th सेंचुरी के बाद से फिर एक नई प्रॉब्लम्स आनी शुरू की। 11th सेंचुरी से पॉजिटिविटी आई थी, याद रखना 11th सेंचुरी वाले को 14th से मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और 14th वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है अब 14th सेंचुरी में क्या होता है, था क्या कि जैसा कि आपको बताया गया था 11th सेंचुरी के बाद मौसम गर्म होने लगा था, बट 14th सेंचुरी के बाद से फिर से मौसम ठंडा होना शुरू हुआ। हम जो आज क्लाइमेट चेंज करने की बात कहते हैं कि साहब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सोच के देखिए 11th सेंचुरी के बीच कौन सी ह्यूमन पॉपुलेशन थी, कौन सा टेक्नोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट हो गया था कि साहब क्लाइमेट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के पीछे नो डाउट ह्यूमन एफर्ट तो है ही, बट नेचर का भी बड़ा रोल रहा है। तो 11th सेंचुरी में मौसम गर्म होना शुरू होता है और 30th सेंचुरी के बाद फिर से मौसम ठंडा होना शुरू होता है और ज़बरदस्त ठंडी आनी शुरू होती है। उसका असर क्या हुआ, जो क्रॉप का जो सीज़न था वो 1 महीना कम हो गया। ठीक है, जो फसल लगाने का जो सीज़न था वो कम हो गया। एडिशनली बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लगी तो प्रोडक्शन जो है और कम हो गया। जो ऊंचे इलाके थे वो पहले बर्फ़ से ढक जाते थे तो वहाँ प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद समंदर में तूफ़ान आने शुरू हुए, खूब तूफ़ान आया। इसका असर क्या हुआ, बहुत सारे खेत उसने बर्बाद कर दिए। ठीक, इससे क्या हुआ, राजाओं की इनकम घट गई और इस कारण जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से गिरता चला गया। इसके बाद चूँकि खेती बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खेती करने के कारण जो है लैंड की फर्टिलिटी फिर कम होने लगी। भले ही जो है वो 3 फील्ड जो है रोटेशन कर रहे थे, फिर भी प्रोडक्शन जो है अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि जो है उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन पे काम नहीं किया। याद रखिए ज्योग्राफी में आपको बार बार मिलता है, आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो सॉइल कंजर्वेशन, तो इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बार बार लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट के कारण लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई। ठीक है, इसके कारण जब प्रोडक्शन कम हुआ, अच्छा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके कारण बहुत सारे पॉस्चर लैंड को उन्होंने खेती में कन्वर्ट कर दिया, तो जानवरों को चराने की जगह नहीं मिली तो जानवरों की डेथ बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से चूँकि क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, और दूसरी ओर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने पीने की अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसका असर क्या हुआ, 1315 से लेकर 1315, 1317 फिर 1320s में जो है भयानक अकाल पड़ता है और बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो कैटल्स हैं उनकी डेथ होती है, इंसानों की भी डेथ होती है। इसी समय ऑस्ट्रिया और सर्बिया ये 2 जगह ऐसे थे जहाँ से जो है सिल्वर निकाला जाता था। ठीक है, और इसी के क्वाइन बना करके जो है सारी ट्रेडिंग होती थी। ये दोनों माइंस जो है सूख जाती हैं। ठीक है, माइंस में सिल्वर ख़त्म हो जाता है। जब सिल्वर ख़त्म हो गया तो नए मेटल्स मिलने बंद हो गए। जब नया मेटल नहीं आया तो इसके कारण समस्या क्या हो गई कि मार्केट में कॉइन्स की कमी हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि चीपर मेटल्स मिक्स किए, कॉपर मिक्स करना शुरू किया या जिंक मिक्स करना शुरू किया। लेकिन समस्या क्या थी कि इस सस्ते कॉइन्स को ले करके ट्रेड करना मुश्किल था। सीधी सी बात है, आपके पास आपको 2 सिक्के का ऑफ़र किए जा रहे हैं कि एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, आप किसको लेना प्रेफर करोगे, गोल्ड को। तो लोग जो है इस नए सिक्के को लेना नहीं चाह रहे थे और पुराना चांदी का सिक्का मिल नहीं रहा था। तो इस कारण भी जो है जो ट्रेड है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, कुछ और नई समस्या आती है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि यूरोप का एशिया से और दूसरी कंट्री से ट्रेड होना शुरू होता है और उन्हीं ट्रेड के साथ जो है उनके जहाज़ में चूहे आने शुरू होते हैं। ठीक है, और ये चूहे यूरोप में प्लेग ले करके आते हैं। याद रखिए, ये यूरोप वाले कहते हैं कि साहब उनके चूहे नहीं थे। ये मानना अजीब है कि जो कॉन्टिनेंट जो है सीधा सीधा जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको जो है शिप से चूहे लाने की ज़रूरत पड़ी होगी।
सीधी सी बात है, यूरोपियन हमेशा से खुद को सुपीरियर मानते थे, तो वो अपनी गलती तो मान नहीं सकते। उन्होंने सीधा एशियंस पे लोगों पे थोप दिया कि ये जो वो चूहे जो कि ब्लैक डेथ या प्लेग की बीमारी लेकर के आए थे, ये एशिया से आए थे। अगर ऐसा होता तो एशिया में प्लेग पहले फैलता जो है यूरोप के, लेकिन जो भी प्लेग से डेथ की न्यूज़ आती है यूरोप में पहले आती है। तो ये बकवास लाइन है, बट जब बुक कहती है, आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यही लिखना है कि साहब शिप्स के साथ जो है ब्लैक डेथ वाले चूहे आए थे। बट ये मान लीजिएगा ये सच नहीं है, ठीक है। अगर ये सच होता तो पहले एशिया में प्लेग फैलता, फिर यूरोप में फैलता, ठीक है। जो भी हो, हम कहानी पे आते हैं। तो यूरोप में चूहों का आतंक बढ़ा और इनके कारण जो है पूरे गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, साफ़ सफाई थी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, वो हेल्थ एंड हाइजीन की तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, हर जगह गंदगी फैली और चूहों के कारण बीमारियां फैलनी शुरू हुई, बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैला। अच्छा, समस्या क्या थी, लोग ये मान के चल रहे थे कि ये प्लेग जो है बिल्ली और कुत्तों के कारण है, और उन्होंने क्या किया, मास लेवल पर बिल्ली और कुत्तों को मारना शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि चूहों को कंट्रोल करने वाले यही बिल्ली कुत्ते थे, ये और ज़्यादा बढ़े, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1347 से लेकर के 1350 तक जो है कई बार एपिडेमिक है। हालत ये हुई कि कुछ इलाकों में 20% यूरोप की आबादी ख़त्म हो गई, और कुछ इलाके तो ऐसे थे जहाँ 40% आबादी ख़त्म हो गई। यू कैन इमेजिन, किसी शहर की या किसी इलाके की 40% आबादी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। आज के दौर में हम कोरोना का नाम सुन रहे हैं, बट आप देखोगे कि आज के दौर में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, साइंटिफिक डेवलपमेंट अच्छा है, कि काफ़ी हद तक चीज़ों को हमने कंट्रोल कर लिया है, और आज डेथ उतनी नहीं है, डेथ है तो, लेकिन उस हद तक नहीं है कि जो है 20% से लेकर के 40% तक जो है आबादी ही साफ़ हो जाए, ठीक है। अभी डेथ पर बाद में आएंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं कि कितने ही बहादुर लोग, कितनी ही खूबसूरत लेडी, एक जो है डिस्क्रिप्शन आता है जियोवेन्नी बोकासियो का कि किस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी। कितने ही बहादुर लोग, कितनी ही खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने अपने बच्चों के साथ जो है सुबह का नाश्ता किया था, और रात को जो है पता चला कि वो अपने एंसेस्टर्स के साथ दूसरी दुनिया में सो रहे हैं। सुबह अच्छे खासे जो है खाना खाया और रात को जो है शाम होते होते उनकी डेथ हो गई। कहा कि जो कंडीशन, लोगों की जो है कंडीशन वो इतनी दयनीय हो गई थी कि उनको देखना मुश्किल हो रहा था। रोज़ जो है हज़ारों की संख्या में जो है लोग बीमार पड़ रहे थे और अचानक से ही मर जा रहे थे, और कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था। खुली सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी, घरों के सामने जो है लोग मर रहे थे, और जो है हालत ये थी कि सड़कों पर लाशों से बदबू निकल रही थी, लेकिन कोई भी जो है लाशें उठाने वाला नहीं था। चर्चयार्ड की हालत ये थी कि जो है ग्रेवयार्ड में इतनी लाशें आ रही थी कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो है जो बेसिक रिचुअल होता है डेथ सेरेमनी का, वो उसको फॉलो कर पाएँ, और जो है बस यूं ही जो है एक गड्ढे में डेड बॉडी फेंके जा रहे थे, और सैकड़ों की संख्या में जो है लाशों का ढेर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है एक शिप पर जो है कुछ सामान लादा जा रहा हो, जैसे जहाज़ पे हम सामान जो है सामान उठा कर भर देते हैं, वैसे जो है डेड बॉडी भरी जा रही थी। यू कैन इमेजिन कि क्या बुरी कंडीशन रही होगी कि सड़कों पे लाशें भरी पड़ी हैं, आप सुबह अच्छे खासे हंसते खेलते आ रहे हो और शाम होते होते आप बीमार पड़ रहे हो। सोचो कि जो है हम कितने लकी हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जब हमारा मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर चुका है, एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट इतनी कॉन्शियस है कि कोरोना जैसी महामारी में भी हम सेफ़ हैं। नो डाउट बीमारी होती है, जिसकी एक की भी डेथ हुई तो बुरा है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू दैट टाइम हम देखो कि हम कितने बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से खासकर वो इलाके जो कि एनक्लोज थे, मोनेस्ट्री हो गए, कॉन्वेंट्स हो गए, तो यहाँ पर अगर एक आदमी भी जो है अगर बीमारी से टच में आया तो पूरा का पूरा जो है सारे के सारे लोग जो है मर जाते थे। आज भी एक कोरोना में क्या कहते हैं कि साहब एक ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, एक को कोरोना हुआ तो पूरे फैमिली को ले बीतेगा। तो ये कहानी वहाँ भी थी कि जहाँ कहीं भी लोग ग्रुप में रहते थे, एक को अगर बीमारी हुई प्लेग तो पता चलता था पूरा का पूरा जो है मोनेस्ट्री साफ़ हो जाता था, सबके सब मर जाते थे, ठीक है। कहा कि जो है इससे जो है ये इन्फेंट्स मरते हैं, यंग मरते हैं, बड़े लोग काफ़ी डेथ हुई, और जो है 1360-70s में फिर फैला, और हालत ये हो गई कि यूरोप की आबादी जो कि 1300 तक आते आते 73 मिलियन हो गई थी, वो 1400 तक आते आते सिर्फ 45 मिलियन बची, ठीक है। लगभग 20 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ लोग जो है सीधे सीधे मर गए सिर्फ एक बीमारी के कारण। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन थी। तो एक और चीज़ें बहुत बुरी हो रही थी, दूसरी ओर सोसाइटी में कुछ हिसाब से कुछ लोगों के लिए फ़ायदा हुआ।
फ़ायदा इस सेंस में कि मार्केट में लेबर की जो शॉर्टेज होगी, बहुत सारे वर्कर्स, सीधी सी बात है, अमीर लोग को तो टेंशन होती नहीं है, वो तो अपना मैनेज कर ही लेते हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया में भी जो है, जो अमीर लोग बाहर फंसे पड़े थे उनके लिए जहाज़ भेज करके उनको लाया गया, और गरीब लोग जो है हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल चले थे। ये कहानी उस समय भी थी। तो हुआ क्या, बहुत सारे लेबर्स मर गए। इसका असर क्या हुआ कि जो किसान थे, जो लेबर्स थे, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप हमको अच्छा पैसा नहीं देंगे तो हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। मजबूरी में जो है, जो वेजेज इंक्रीज़ किए गए, किसानों ने इस बात के लिए हल्ला किया कि साहब हमारा जो है फसल का दाम बढ़ाया जाए, ठीक है। तो जो है, तो हालांकि जो है जमींदारों ने इस विद्रोह को दबाया था, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो है जो बेनिफिट्स उनको मिले, मीन्स जो पुराने दौर में जैसे लैंडलॉर्ड तानाशाही करते थे वो काम नहीं कर पाए। जैसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो लेबर कॉस्ट थी वो लगभग 250% जो बढ़ गई थी, मीन्स 2.5 गुना हो गई। पहले अगर 100 रुपये दिहाड़ी अगर मिल रही हो, इंग्लैंड में रुपीज़ नहीं था, इमेजिन करने के लिए मान रहे हैं, तो उनको 250 रुपये तक लेबर कॉस्ट मिलने लगी थी जो बचे थे उनको। तो इस तरह से कुछ हद तक इसका फ़ायदा भी हुआ। सोशल अनरेस्ट, ठीक है। अब था क्या कि जब हर जगह डेथ हो रही है, ठीक है, काम करने को वर्कर नहीं मिल रहा, तो उससे क्या हुआ, लॉर्ड लोगों की जो इनकम थी ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। क्यों? इनके खेतों पे कोई काम ही नहीं कर रहा, सारे के सारे तो मारे गए, और इनको आदत थी खूब सारा पैसा चूसने की, ठीक है। तो अब क्या है, इनकी इनकम जो है लगभग ख़त्म होती गई। दूसरा क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने जो है साफ साफ कहना शुरू किया, साहब हम ऐसे काम नहीं कर सकते। किसानों ने विद्रोह कर दिया, साहब हम अब क्या काम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको जो है बेहतर फैसिलिटी चाहिए। तो जो है हर जगह विद्रोह का माहौल शुरू होता है, हर जगह प्रोटेस्ट होना शुरू होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ केस में जो है जहाँ कहीं भी विद्रोह हुआ, जैसे फ्लैंडर्स में 1323 में हुआ, 1358 में जो है फ्रांस में हुआ, 1381 में इंग्लैंड में हुआ, सबको जो है बुरी तरह से क्रश कर दिया गया। बट एक चीज़ थी कि अब जो है किसानों को उस तरह से नहीं दबाया जा सकता था, अब वर्कर्स का उस तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता था जैसे पहले था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, वर्कर्स ज़्यादा थे, काम कम था, तो जो लैंडलॉर्ड थे उनकी मनमानी चलती थी, तुम नहीं काम करोगे तो दूसरे को रख लेंगे। अब क्या है, वर्कर्स कम हैं, तो ऐसे केस में उन्होंने कुछ बेहतर जो है फैसिलिटी देनी शुरू की, ठीक है। अब एक चीज़ और थी कि जहाँ कहीं भी विद्रोह हुआ उसमें जो है वो इलाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि पहले से ही प्रॉस्परस थे, जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा था, ठीक है। वो स्पेशली इसलिए परेशान थे क्योंकि फसलों के दाम कम हो रहे थे। क्यों कम हो रहे थे? डेथ हो गई तो कोई माल खरीदने वाला नहीं था, ठीक है। जब उनका क्रॉप बिक नहीं रहा था और दूसरी ओर जो लॉर्ड्स थे वो ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे कि साहब कि नहीं हमको और ज़्यादा टैक्स दो, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो इसीलिए जो है याद रखिए, जो विद्रोह हुआ है वो उस इलाके में नहीं हुआ जहाँ गरीबी ज़्यादा थी, बेसिकली उन इलाकों में हुआ जो पहले से ही प्रॉस्पर थे और उनकी जो है प्रॉफिट में कमी आ रही है, ठीक है। तो फिर भी जो है फाइनली इस विद्रोह के बाद जो है कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई। सारे रिवोल्ट जो है दबा तो दिए गए, लेकिन फिर भी जो फ्यूडल सिस्टम था वो काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर हुआ और किसानों और वर्कर्स की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जो नॉर्मन्स थे, ठीक है, उन्होंने एग्लो सैक्सन को हराया और इंग्लैंड पे कब्जा किया 1066 में, ठीक है। फ्रांस में 1100 के आसपास कैथेड्रल बनने शुरू होते हैं, ठीक। 1315 से लेकर 17 तक यूरोप में ग्रेट फेमाइन आता है। 47 से 50 तक ब्लैक डेथ आता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। 1338 से 1461 तक 100 ईयर्स वॉर शुरू होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, लगातार रह करके लड़ाई चलती ही रही थी। 1381 में पीजेंट्स का रिवोल्ट होता है, ठीक है। ये तो हुआ ये चेंजेस, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा जो है इसको फिर से जो है एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ना हो। अगेन आपको ज़रूरत लगे तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पिक्चर क्वालिटी बड़ी करके देख सकते हैं। 14th सेंचुरी के क्राइसिस में क्या क्या चीज़ें थी? तो पहली चीज़ कि जो है 30th सेंचुरी तक आते आते क्लाइमेट फिर से ठंडा होना शुरू हुआ, तो प्रोडक्शन जो है कम हो गया, जो क्रॉप सीजन कम हो गया, इसके कारण प्रोडक्शन कम हुआ। सेकेंड थिंग, फ्लड आने शुरू हुए और जो है जिसके कारण खेत खराब हो गए, ठीक। सरकारों की इनकम कम हो गई, लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो गई, ठीक है। पॉस्चर लैंड जो है कम हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो इसके कारण कैटल्स की डेथ होने लगी। फ्रीक्वेंट फेमाइन आया 1315, 1720s में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया की जो सिल्वर माइंस जो है
ख़त्म हो गई, मतलब खाली हो गई, तो इसके कारण क्या है कि मनी का फ्लो कम हो गया और ट्रेड अफेक्टेड हो गया। ठीक, प्लेग वाले चूहे आए जिसके कारण जो 20 से 40% आबादी जो है वो लगभग ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन थी कितनी गिरी, 73 मिलियन 1300 में थी, जो घट करके 45 मिलियन रह गई। ठीक है, इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, जो है 14th सेंचुरी क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पहली चीज़, पॉपुलेशन जो है कम हो गई, देखा ही था। क्रॉप के जो प्राइसेस थे कम हो गए क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं था। जो लेबर वेजेस थे वो बढ़ गए, चूँकि लेबर बहुत कम हो गए तो उन्होंने कहा कि साहब हमको ज़्यादा चाहिए। पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया, ठीक है, लेकिन उसको दबा दिया गया। जो फ्यूडल के जो प्रिविलेजेस थे, फ्यूडल लोग जो तानाशाही करते थे, मनमानी करते थे, वो सारा अब कम होने लगा, उनका प्रभाव कम हो गया। मनी इकोनॉमी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जो है सोसाइटी में ज़्यादा पावरफुल कौन है? बिजनेसमैन लोग, क्योंकि इनकी जो इनकम हो रही थी ये एशिया के ट्रेड से हो रही थी, दूसरे सामान बेचने से हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो बिजनेसमैन थे वो, उनकी पावर बची रही और फ्यूडल्स ख़त्म हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था वो खेती किसानी पर ही पड़ा था। फसल ख़राब हो रही है, वर्कर्स की डेथ हो रही है, बिजनेसमैनों को क्या था, सामान लाना ले जाना था। नो डाउट थोड़ा असर तो उन पर भी पड़ा था, लेकिन उतना नहीं पड़ा था। ठीक है, जो लॉर्ड्स हैं ये बड़े कमज़ोर होते आते हैं और नए राजा जो है उभर करके आते हैं जो कि बेहद पावरफुल थे। ये न्यू मोनार्क पर एक टॉपिक है जिसको भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस यही हम देखने वाले थे। इस समय तक जो है अब राजा लोग जो है बहुत पावरफुल होना शुरू होते हैं। ठीक है, लॉर्ड्स कमज़ोर होने लगे, तो ये राजा के लिए बढ़िया मौका था कि अपनी पावर को बढ़ाई जाए। इनकी पावर को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों पे फोकस किया, मिलिट्री पावर और फाइनेंशियल पावर। मिलिट्री पावर, ठीक है, कैसे है? अच्छा, ये पावर कैसे जनरेट हुई? हुआ क्या था, आपको बताया था कि जो बिजनेसमैन लोग थे वो लोग इन लॉर्ड से परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि अगर उनको कहीं भी ट्रेड करना होता था तो रास्ते में जितने भी ज़मींदार पड़ते थे वो उनको खूब सारा टैक्स मांगते। जैसे यहाँ से यहाँ तक उसको सामान जाना है तो रास्ते में हर जगह उसको टैक्स देते रहना है और जो है ज़मींदारों के, लैंडलॉर्ड्स के नखरे सहने हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना इन अलग अलग लॉर्ड्स को जो है पैसा देने की बजाय, जो कि पैसे भी लेते हैं और नौटंकी भी करते हैं, सीधा हम इस राजा को ही पैसे देते, राजा को ही खूब सारा पैसा दे दें और उससे ये कहें कि तुम ये इंश्योर करो कि यहाँ से यहाँ तक सामान जाए और रास्ते में कोई भी हमको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेसमैनों ने सीधा राजा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं, आप जो है इन सारे लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल में कीजिए। ठीक है, तो बिजनेसमैन लोगों ने राजा को जो है पैसा दिया। वन थिंग, क्योंकि जो है इनका एशिया से कांटेक्ट था तो वहाँ से अच्छी गन्स ला करके दी, वो टेक्नोलॉजी सिखाई कि बंदूकें कैसे बनती हैं, बारूद कैसे बनता है। इससे क्या हुआ, चूँकि अच्छा पैसा मिला तो राजा ने मिलिट्री पावर जो है स्ट्रॉन्ग की। ठीक, तो एक और राजा जो है बहुत पावरफुल होते चले गए। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैनों ने खूब सारा पैसा दिया। दूसरी ओर हमने ये देखा जो लॉर्ड्स थे वो बड़े कमज़ोर हो गए थे। तो अब ऐसे केस में जो राजा ने धीरे धीरे करके जितने भी जो लॉर्ड्स थे, ठीक है, उन सारे लॉर्ड्स को जो है ख़त्म करना शुरू किया और फाइनली ये इंश्योर किया कि साहब हर इलाके पे डायरेक्ट हमारा रूल होगा और कोई भी जो है लॉर्ड हमारे सामने नौटंकी करने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ये नए राजा जिन्होंने जो है अपने लॉर्ड्स पे तगड़ा कंट्रोल किया, ये लोग कहलाए न्यू मोनार्क। कौन कौन थे? स्टार्टिंग में जो मेन थे, लुइस 11 फ्रांस में, मैक्समिलियन ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 जो है इंग्लैंड में, और दो जो लोग थे, इज़ाबेला और फर्डिनेंड। इज़ाबेला जो रानी थी, फर्डिनेंड राजा थे। ये दो लोग मिल करके रूल किए थे स्पेन में। ठीक है, तो ये लोग नए मोनार्क के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने जो है अपने दौर के जो लॉर्ड से उनको बुरी तरह से क्रश किया। इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी बनाई। एक ऐसी है, पहले क्या था, राजा लोग लॉर्ड की सेना पे डिपेंड होते थे कि जब भी जो लड़ाई होगी तो लॉर्ड को बोलते थे भाई आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, लॉर्ड के पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारी खुद की फ़ौज होगी। तो ऐसे केस में जब भी लड़ाई होगी तो हमको लॉर्ड से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। एडिशनली लॉर्ड ने अगर विद्रोह किया तो हम उसको भी जो है ख़त्म कर सकते हैं। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बनाई, मतलब टोटल अपना एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। नए टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च किए और इस तरह से उन्होंने जो है पावरफुल एम्पायर बनाना शुरू किया, न सिर्फ यूरोप में बल्कि वो अब जो है एशिया और दूसरे इलाकों में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं और यहीं से कॉलोनाइजेशन जो है शुरू होता है। ठीक है, जो राजा की पावर के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये सोशल चेंज था, क्योंकि आपको बताया था कि फ्यूडल सिस्टम अब कमज़ोर हो रहा है
ठीक है। किसान लोग जो है अब लॉर्ड के अंदर रह नहीं रहे, गांव छोड़ के भाग जा रहे हैं, ठीक है। जो बचे थे उनके से काफ़ी सारों की डेथ हो गई। राजा के पास जो है अब गन्स आ गई हैं, खूब सारे बिजनेसमैनों ने सपोर्ट कर दिया। इन सब चीज़ों से उन्होंने जो है लॉर्ड्स को बुरी तरह से क्रश किया और जो है नई मोनार्की उभर करके आती है। एक बार फिर से इन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। न्यू मोनार्क उभरने के पीछे कारण क्या था? तो लॉर्ड्स की पावर कम हो गई, बिजनेस क्लास ने जो है राजा को खुल्लम सपोर्ट किया। तीसरी चीज़, राजा को खूब सारी इनकम हो रही थी, क्यों? इंटरनेशनल ट्रेड से मिल रहा था और उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया था। 14th सेंचुरी के बाद से वैसलेज सिस्टम ख़त्म हो गया, तो लॉर्ड जो है उनको जो लोकल लोगों का सपोर्ट जो है ख़त्म होने लगा। राजा ने प्रोफेशनली स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू की, परमानेंट खुद की आर्मी रखनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने गन यूज़ करना शुरू किया और जो है किलेबंदी तोड़नी शुरू की। जो लॉर्ड्स के जो मैनर्स थे, साफ साफ कह दिया किसी के पास कोई जो है कैस्टल नहीं होगा, जो भी कैस्टल रहेगा तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब लॉर्ड्स के पास जो है फायर आर्म नहीं थे, राजा ने साफ साफ कहा कि किसी भी लॉर्ड के पास फायर आर्म नहीं रहेगा, तो इस कारण भी इनको उन पर कंट्रोल करना में आसान हो गया। राजा ने पावर को सेंट्रलाइज करना शुरू किया, जो पावर जो है लॉर्ड्स के पास थी वो सारी छीन करके अपने हाथ में लेना शुरू किया। नए राजा वो बहुत डोमिनेटिंग थे। कौन कौन? नाम बता दिया। लुइस 11 फ्रांस में, मैक्समिलियन ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 इंग्लैंड में, इजाबेला एंड फर्डिनेंड जो है स्पेन में, ठीक है। तो ये लोग जो है सिस्टम पे रूल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो चीज़ों पे कब्जा करना शुरू किया। यहाँ पर एक छोटा सा जो है टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। फ्रांस में जो है इनका टाइम कब शुरू होता है, नए राजा कब आते हैं? 1461 से 1559, ठीक है। स्पेन में 1474, 1565, 1556 सॉरी। इंग्लैंड में 1485 से 1547, ठीक। तो ये उन्हीं वही सब बातें हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने पावर को गेन किया था, ठीक। अच्छा, इस सिचुएशन में लॉर्ड्स ने क्या किया? लॉर्ड्स लोगों को समझ में आने लग गया था कि साहब अब जो है हम पुराने तरीके से राजा पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। उनको लगने लगा कि साहब अब राजा से लड़ पाना मुश्किल है। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग दौर में तो उन्होंने विद्रोह किया, राजा से लड़ने की कोशिश की, बट हर जगह विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया। जैसे कि इंग्लैंड में जो है 1497, 1536, 1547, 1553 में लड़ाई हुई। किंग फ्रांस में लुइस 11 को कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बट फाइनली लॉर्ड्स को समझ में आ गया कि हम राजा से लड़ नहीं सकते, क्योंकि राजा के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, अब ये दिखाना शुरू किया कि हम राजा के प्रति लॉयल हैं। तो राजा जी आप हमको जो है कोई ना कोई पोस्ट दे दीजिए, हमको जो है पुरानी पावर हमारे पास रहने दीजिए। तो अब राजा ने उनको एज ए पोस्ट देना शुरू किया, और जब भी लगता था कि जो लॉर्ड हमारे मन से काम नहीं कर रहा, वो उनको पोस्ट से हटा दे सकते थे। फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि जो भी लॉर्ड्स थे वो परमानेंट थे, ठीक है। उनको पावर हेराडिटरी से मिलती थी और राजा उन पर डिपेंड था। अब जो नया सिस्टम बन रहा है कि राजा जब चाहे किसी को अपॉइंट कर सकता था, ठीक है, अगर वो लॉयल रहा तो, और जब चाहे उसको हटा सकता था। तो इस तरह से राजा की पावर में ज़बरदस्त इजाफा होता है, और किसी की जो पोजीशन थी सबको जो है वो एज ए एम्प्लॉय रखा, न कि जो है एज ए ओनर रखा। तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी, ठीक। अब जो है अब जो नया सिस्टम बन रहा है, तो किंग एक ऐसे पिरामिड में नहीं था जहाँ पर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। जैसे आपने जो है उस पिक्चर में देखा था कि जो पुराना सिस्टम था उसमें एक जो है म्यूचुअल जो है कोऑपरेशन था, कि राजा जो है इसको ज़मीन दे रहा है और ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेम ये इस तरह से जो है ये एक पिरामिड बनता था। अब क्या था, पहले क्या था, जो पावर थी वो नीचे से आ रही थी। जो नाइट्स हैं वो क्यों पावरफुल थे? क्योंकि नीचे के लोग जो है उसके सैनिक के तौर पे काम करते थे। लॉर्ड क्यों पावरफुल थे? क्योंकि उनके पीछे जो है नाइट्स की पावर थी। राजा क्यों पावरफुल था? क्योंकि उसकी पावर जो है लॉर्ड से आती थी। अब कहानी उल्टी हो रही है। अब जो है पावर का सारा सोर्स जो है ये राजा है। राजा ही अपॉइंट करता है लॉर्ड्स को कि ठीक है हम तुमको ये पोस्ट दे रहे हैं, तुम तब तक राजा रहोगे, तब तक लॉर्ड बने रहोगे जब तक हम चाहते हैं। तो पावर का सोर्स कहाँ हुआ? लॉर्ड के पास। लॉर्ड अपॉइंट रख रहा है जो है नाइट्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो पावर का जो सोर्स है वो राजा बन जाता है। पहले क्या था, जो पावर जो है वो नीचे से ऊपर जा रही थी, अब पावर ऊपर से नीचे जा रही है और राजा बहुत इंपॉर्टेंट होकर के सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है राजा की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार फिर से जो है देखने की कोशिश करते हैं कि जो है नए सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस जो है आ रहे हैं। पहली चीज़ कि जो सोसाइटी है अब 4 क्लास में बढ़ गई है।
क्लर्जी, नोबैलिटी, मिडिल क्लास, क्योंकि यही मिडिल क्लास था जिसके सपोर्ट से राजा बना था, ठीक है, और कॉमन क्लास तो था ही, ठीक है। इसके बाद किंग जो है पावर का सेंटर हो गया। पहले क्या था, लॉर्ड्स जो है पावर के सेंटर थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर अब राजा है। जो एरिस्टोक्रेसी है, जो लॉर्ड्स हैं, उनको पावर और पोजीशन कहाँ मिल रही है, राजा से। अगर आप राजा के प्रति लॉयल रहोगे तो आपके पास पावर और पोजीशन रहेगी, नहीं होगा तो राजा आपको उठा के फेंक देगा, ठीक है। पहले क्या था कि राजा के प्रति हमारी आस्था हो ना हो, हम जो है अपने इलाके के मालिक तो थे ही, लेकिन अब क्या है कि राजा के चाहेगा तभी आप रह सकते हो। इसके बाद सोसाइटी में जो है मनी इम्पॉर्टेंट हो गया। इट मीन्स कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो कि एरिस्टोक्रेट्स फैमिली से नहीं थे, तो उन्होंने जो है राजा को पैसा दे करके रॉयल कोर्ट में एंट्री लेनी शुरू की। राजा क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि राजा को भी पैसे चाहिए था। उसको पता था कि जो लॉर्ड लोग हैं हमारी बात तो मानते नहीं हैं, तो इनको कंट्रोल करना है या दूसरे राजाओं से लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये जो बिजनेसमैन लोग थे, ये लोग उनको जो है टैक्स देते थे, जिससे कि पैसा जो है एज ए लोन देते थे, जिससे कि राजा लड़ाई लड़ सकता था या विद्रोहों को दबा सकता था। तो इसलिए जो है मर्चेंट्स को जो है ज़्यादा इज्जत मिलनी शुरू हुई, ठीक है। इसके बाद ये माना जाने लगा, चूँकि अब मर्चेंट्स लोग राजा को पैसे तो दे रहे हैं, तो फोकट में तो कोई किसी को कुछ करता नहीं है, तो उन्होंने कहा साहब कि ऐसे जो है नहीं चलेगा, आप एक काउंसिल बनाइए और जो है जब भी आप डिसीजन लेंगे तो उसके लिए आप इस काउंसिल से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेंगे, और यहीं से पार्लियामेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। कहा गया कि साहब हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, तो आप हमसे सजेशन लेंगे, ठीक है। राजा ने बहुत समय तक नहीं माना, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसी जो है डिमांड की जाने लगी कि एक काउंसिल बनाइए जिसके से सजेशन के बाद ही आप टैक्स बढ़ाएंगे, और यही चीज़ आगे चल के पार्लियामेंट बनती है। आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस पे आते हैं। दो इम्पॉर्टेंट कंट्री रही, फ्रांस और इंग्लैंड, दोनों की कहानी अलग है, ठीक है। फ्रांस की कहानी क्या है, इसको यहाँ छोड़ो, सीधे इसी पे आते हैं। फ्रांस के डेवलपमेंट कैसे रहा, तो 1614 में क्या होता है कि जो राजा था लुइस जो है 13, ये एक बच्चा था, बहुत छोटा यंग एज था, बाप की डेथ बहुत पहले हो गई थी, तो इसको राजा बन गया। अब इतना छोटा था कि वो खुद से डिसीजन ले नहीं सकता था, तो किया क्या, एक असेंबली बनाई गई, स्टेटस जनरल, ठीक है, जिसमें 3 कम्युनिटी थी, क्लर्जी, नोबैलिटी और रेस्ट कॉमन लोग, जिसमें चूँकि जो लोअर क्लास था उसको तो वोटिंग राइट था नहीं, तो मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, उन्हीं को रेस्ट कह दिया गया। तो इन 3 लोगों को मिला करके एक जो है काउंसिल बनाई गई, जिसको कहा गया स्टेटस जनरल। आप 9th में ये चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे। ये स्टेटस जनरल नाम की पार्लियामेंट बनाई गई, जिसका काम था कि राजा को सजेशन देना। बट अगेन राजा इंटरेस्टेड था नहीं, तो जैसे ही बड़ा हुआ उसने जो है इस स्टेटस जनरल की काउंसिल बुलानी बंद कर दी, और 200 साल तक ये चीज़ बंद ही रही। कब तक, 1789 तक, और 1789 में भी राजा एग्री नहीं था। फाइनली जो है लोगों ने विद्रोह किया और फ्रांस को टोटली रिपब्लिक बना दिया और राजशाही ख़त्म कर दी। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 9th में, तो इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, और आपके एग्ज़ाम का पार्ट भी नहीं है। तो ये फ्रांस की कहानी है। इंग्लैंड की कहानी क्या थी, इंग्लैंड की कहानी में ये थी कि इंग्लैंड में सबसे पहले एंग्लो सैक्सन लोग जो थे, जो कि नॉर्मन्स के आने के पहले थे, ओरिजिनल लोग, बताया था एंगल लोगों के बेस नाम पे ही इंग्लैंड पड़ा। तो ये लोग अपनी एक काउंसिल रखे थे, जिसमें डिस्कस करके ये डिसाइड करते थे कि कितना टैक्स लेना है, कब टैक्स लेना है, ठीक है। जब नॉर्मन्स ने, नॉर्मंडी के ड्यूक ने, विलियम जो था, उन्होंने इंग्लैंड पे कब्जा किया, उसने ये जो है काउंसिल को कंटिन्यू रहने दिया, और यहीं से जो है पार्लियामेंट की शुरुआत होती है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। लॉर्ड्स में कौन कौन थे, तो बेसिकली क्लर्जी थे, नोबैलिटी था, और जो हाउस ऑफ कॉमन में जो बेसिकली शहर और रूरल एरिया के बिजनेस क्लास था, ठीक है। इसके बाद एक साहब थे चार्ल्स वन, उसने जो है 11 साल 1629 से लेकर 40 तक कोशिश की थी कि बिना पार्लियामेंट के हम काम चला लेंगे, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और कुछ समय के लिए राजा को मार भी डाला था, और वो जो है रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दिया। बट वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। जब चल नहीं पाया तो फिर फाइनली जो है उन्होंने जो है फिर से एक नए व्यक्ति को एक राजा बनाया, और तब से लेकर आज तक ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मीन्स राजा तो है, ठीक है, लेकिन उस राजा ने ये एग्री किया था
ऑन द कंडीशन दैट पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली, कि हम हमेशा जो है पार्लियामेंट को बुलाएंगे और पार्लियामेंट के सजेशन पर ही जो है हम कोई डिसीजन लेंगे। इस कारण जो ब्रिटेन की जो राजशाही है वो आज तक जिंदा रह गई और फ्रांस के राजा ने जो है जनता की बात नहीं मानी और इस कारण जो फ्रांस की राजशाही खत्म हो गई। इस तरह से दो देश जो कि एक जैसी कम्युनिटी के साथ निकले थे, एक साथ डेवलप हुए थे, उन दोनों का इतिहास जो है एक दूसरे से बदल जाता है। एक जगह राजशाही टोटली ख़त्म हो गई क्योंकि वो जनता की फीलिंग को समझ नहीं पाई और दूसरी जगह जो है राजशाही बच गई क्योंकि वो जनता की बात समझी। सीधी सी बात है, आप जहाँ कहीं भी रूल कर रहे हैं, आने वाले चलकर आप भी आगे चल करके कहीं ना कहीं आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पहुँचेंगे, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिन पर आप रूल कर रहे हो उनकी फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है। अगर आप उन्हें इग्नोर करोगे तो आप भी जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपका सिस्टम भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।